हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बाल विकास के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को, जिसमें कि हम लोग आज 30 प्रश्न सॉल्व करेंगे। यूपीटीटी 2018 के प्रश्न पत्र को सॉल्व करने वाले हम लोग। आज का हमारा पहला प्रश्न देखते हैं, जो कि बाल विकास से संबंधित है। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक पहला ऑप्शन दिया है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है। स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है। सीखना संज्ञानात्मक संकार्य है। परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। हम सभी जानते हैं कोहलर सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत से संबंधित था, और इन्होंने एक चिंपैंजी सुल्तान नामक चिंपैंजी पर अपना प्रयोग भी किया था। तो कोहलर सूझ से संबंधित है, और सूझ का सीधा सीधा संबंध संज्ञान से है। संज्ञान का तात्पर्य मस्तिष्क से, यानी कि इसका तीसरा नंबर विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। तो हम सभी जानते हैं भाषा का विकास जो है एक क्रमिक प्रक्रिया है, यानी एक स्टेप के आगे अगला स्टेप, फिर उसके आगे, यानी एक प्रकार से एक क्रम व्यवस्थित रूप से चलता है। यानी कि सबसे पहले हम बच्चों को जो है अक्षर सिखाएंगे, उसके बाद शब्द, फिर उसके बाद वाक्य। इस प्रकार से बच्चों को भाषा का विकास सीखने के लिए कराया जाना चाहिए। तो इसका विकल्प एक बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, अगले प्रश्न हमारा जो है प्रश्न नंबर 3 है, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। तो समावेशी शब्द से ही तात्पर्य है, समावेशी का तात्पर्य है समावेश करना, यानी कि इस प्रकार की कक्षा में सामान्य और विशिष्ट छात्र दोनों एक साथ शामिल हो सकते हैं, यानी कि दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। गणितीय संबंधी जो अधिगम अक्षमता है, यानी डिसेबिलिटी है, उसे कहेंगे गणना दोष, और इंग्लिश में कहते हैं डिसकैलकुलिया। इस प्रकार से तीसरा नंबर विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक कौन सा है। इन चारों विकल्पों में से क्षमता निर्माण का अभाव, अभिभावकों की भागीदारी न होना, अलगाव, यानी कि ये सभी नकारात्मक विकल्प हैं। सही हो जाएगा संवेदनशीलता, यानी समावेशीकरण में यदि आप जो विशिष्ट बालक हैं उनके प्रति समाज या फिर शिक्षक, विद्यालय, ये सभी उनके प्रति संवेदनशील होंगे, तभी वे अपने आप को समायोजित कर पाएंगे, अन्यथा अपने आप को अलग समझेंगे। तो इस प्रकार से हमारा चौथा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। तो संवेग का कौन सा तत्व नहीं है पूछा है। तो संवेग जो है व्यवहारात्मक भी होते हैं, दैहिक भी होते हैं, और संज्ञानात्मक, यानी इन तीनों विकल्पों का संबंध है। पूछा है कौन सा नहीं है। तो संवेग जो है, संवेदी क्रियाओं पर संवेग का कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता, संवेदी क्रियाओं पर। तो इस प्रकार से हमारा डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। संज्ञानात्मक क्षेत्र के बारे में सबसे पहले दिया था बेंजामिन एस ब्लूम ने। इसे दिया था 1956 में। 1956 में बेंजामिन ब्लूम ने दिया था। ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत इन्होंने बताया कि जो संज्ञान है, संज्ञान में सबसे पहले आता है, सबसे पहले ज्ञान आएगा, उसके बाद अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, फिर उसके बाद मूल्यांकन। इस प्रकार से विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा अक्षय शिक्षण की विशेषता नहीं है।
अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है पूछा है। तो सबसे नहीं है पूछा है, शिक्षण जो है जनतांत्रिक होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण भी होना चाहिए, वांछनीय सूचनाएं देने वाला, यानी कि जिसके लिए बनाया गया है वे सूचनाएं दे, यानी स्वेच्छाचारी मनमानी तरीके से शिक्षण नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। जो नहीं होगा वही पूछा है, कौन सा नहीं है। इस आधार पर पहला विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत दिया गया था विक्टर ब्रूम के द्वारा, यानी कि फर्स्ट वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किससे संबंधित है? तो सूचना प्रक्रियाकरण से संबंधित है, यानी कि इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, कौशल विकास के अंतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? यानी कौशल स्किल्स के ट्रांसफ़र के लिए कौन सा उपयोगी है? तो कौशल जो है एक प्रकार का कौशल अंतरण की एक गति है, न कि एक उद्देश्य है। ये ऑप्शन बिल्कुल बेस्ट हो जाएगा और ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? हम सभी जानते हैं एक होता है शिक्षण सूत्र और एक होती है शिक्षण विधियाँ। तो निगमन से आगमन की ओर ये है शिक्षण विधि, ये है शिक्षण विधि इसे कहते हैं, यानी कि इस आधार पे हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग का पहला जो स्टेप होता है योजना बनाना होता है, यानी योजना निर्माण पहला स्टेप होता है। इसमें बता दें कि आप इसमें कुल 6 स्टेप होते हैं, जिनमें सबसे पहले पाठ्य योजना बनाना, फिर शिक्षण, फिर उसके बाद फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि, उसके बाद फिर से पुनः जो है पाठ्य योजना, पुनः शिक्षण, पुनः फीडबैक। इस प्रकार से साइकिल चलती है और D.W. एलन जो है सूक्ष्म शिक्षण के फादर माने गए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? अवबोध स्तर के शिक्षण में कौन शामिल है? तो इसमें शामिल है अन्वेषण, यानी कि डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अन्वेषण, उसके बाद प्रस्तुतिकरण भी सम्मिलित है इसमें और आत्मीकरण भी सम्मिलित है, अभिव्यक्तिकरण, यानी कि इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े। बिल्कुल सही बात है। स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हों, आसपास के संसाधन व प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो, यानी कि ए बी सी तीनों पॉइंट सही हैं। इस आधार पे चौथा विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? तो जाहिर सी बात है, उसका नाम लेकर बुलाया गया तो वह ध्वनि संवेदना के माध्यम से अपनी अनुक्रिया यानी कि अपना जो फीडबैक है, अपना रिस्पॉन्स प्रकट करेगा। नेक्स्ट है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? प्राक संक्रियात्मक अवस्था या फिर कहें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसका जो टाइम पीरियड दिया गया है वह 2 से 7 वर्ष दिया गया है, जबकि जन्म से 2 साल की अवस्था को कहा गया है संवेदी पेशीय अवस्था और 7 से 11 वर्ष का समय को कहा गया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी अवस्था बताया इन्होंने औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष के समय को। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। यानी कि इसे पूछा है कौन सी बाल्यावस्था की बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। तो बाल्यावस्था में भविष्य की योजना की सूझबूझ नहीं होती है, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जबकि काल्पनिक कथाओं में रुचि भी होती है, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति भी होती है और काल्पनिक भयों का अंत हो जाता है, यानी इसमें वास्तविक चीज़ों के बारे में जानने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो भाषा विकास से संबंधित है नोम चोम्स्की, यानी कि इसका सी ऑप्शन तीसरे नंबर का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया था। तो हम सभी जानते हैं थार्नडाइक ने जो अधिगम का सिद्धांत दिया है इन्होंने, वह अधिगम के प्रयास एवं भूल या त्रुटि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। दूसरा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है। गिरोह अवस्था यानी गैंग एज का जो संबंध माना जाता है मुख्य रूप से समझ लीजिए बाल्यावस्था में ही माना जाता है। इसका सही विकल्प जो कि माना गया था 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है। तो मैंने अभी बताया कि संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दिया है, जिनमें तृतीय अवस्था दिया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसका टाइम पीरियड है 7 से 11 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में शामिल नहीं है। तो विषय वस्तु का स्वरूप कैसा भी हो, यह जो है मनोवैज्ञानिक कारकों में इसे नहीं गिना जाता है। जबकि अधिगम की इच्छा, प्रेरणा व रुचि ये सभी अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारक हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है। तो एनसीईआरटी ने कुल मिला के 83 मूल्यों के बारे में, जिसमें नैतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक मूल्यों की चर्चा किया है, उसमें उन्होंने बताया है कि जो सहायतापरक व्यवहार है वह सामाजिक मूल्यों के अंतर्गत आता है, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं। बताना चाहूँगा कि पश्च अन्वेषण और साधन साक्ष्य ये दोनों ही स्वतः शोध की विधियां हैं। तो ए हो जाएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यह जो है किसने कहा है। तो ये चारों विकल्प नहीं सही हैं। इसमें सही हो जाएगा विकल्प इसमें जो उत्तर माना गया था आयोग के द्वारा वह गेट्स एवमन इसका सही विकल्प था, सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है पूछा है। अधिगम के थार्नडाइक ने जो प्राथमिक नियम दिए थे, 3 नियम दिया था, जिसमें अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम दिया था। इसमें शामिल नहीं है पहला वाला, यानी कि इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत जो कि अधिगम का ही एक सिद्धांत है और इसे दिया था पावलोव ने दिया था इस सिद्धांत को। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत यह व्यवहार पर आधारित है, यानी कि इसका जो है बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन
का दूसरा नाम क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत अधिगम का ही सिद्धांत है। इसे दिया था स्किनर महोदय ने, इस सिद्धांत को दिया था। और इसका जो दूसरा नाम है वह है नैमित्तिक अनुबंधन, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, और इस सीरीज का यानी कि बाल विकास का 30वां क्वेश्चन है, अधिगम की एक विशेषता नहीं है। अधिगम की एक विशेषता नहीं है। तो अधिगम जो है, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, यानी कि यही ऑप्शन गलत है और यही बताना था कौन सी एक विशेषता नहीं है। जबकि अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है, यह भी सही है। और प्राणी की अभिवृद्धि है अधिगम, और एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया भी है अधिगम। पूछा गया था कौन सा नहीं है, तो पहला वाला नहीं होगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो इस प्रकार से हम सभी ने देखा जो यूपीटीटी फर्स्ट पेपर यानी 1 से क्लास 1 to 5 के लिए होता है, उसमें 30 प्रश्न पूछे गए थे नवंबर 2018 की यूपीटीटी में। तो इस प्रकार से आप सभी देख पाए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। थैंक यू सो मच गाइज।